नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जीएस वनली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मापन एवं गतिकी को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो पूरा देखकर जाइएगा, आधा अधूरा छोड़कर बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि सारा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यही एक नंबर से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है और यही एक नंबर से आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। फैसला आपके हाथ में है। चलिए शुरू करते हैं। तो मापन और गतिकी से सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश वर्ष किसका एकक है, या फिर ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक इकाई है। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, समय, वेग, दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दूरी। ठीक, तो प्रकाश वर्ष क्या है, वो दूरी मापने की इकाई है। ठीक, प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक, अब प्रकाश वर्ष क्या करता है, तो प्रकाश वर्ष मुख्यतः लंबी दूरियां या फिर दो नक्षत्रों या फिर दो तारों की बीच की दूरियों को मापने के काम आता है। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष किस काम आता है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपका वो मुख्यतः लंबी दूरी नापने के लिए आता है, या फिर कहें तो मापने के लिए आता है। तो प्रकाश वर्ष का क्या मुख्य काम होता है, वो लंबी दूरियों को मापने के लिए होता है। ठीक, चाहे दो नक्षत्रों के बीच की दूरी नापी जाए या फिर दो तारों के बीच की दूरियां नापी जाए, तो इस काम में प्रकाश वर्ष का काम आता है। ठीक, तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, किसका मापक इकाई है, तो वो है दूरी का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन समय की इकाई नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, सेकेंड, प्रकाश वर्ष। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रकाश वर्ष। क्यों? क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है, वो है किसकी मापक इकाई है, तो वो है दूरी नापने के काम आता है। ठीक, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रकाश वर्ष। बाकी जो समय की इकाई है तो वो कौन कौन सी है, वो है माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग, एंगस्ट्राम किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंगस्ट्राम किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है। ऑप्शन देखिए, समय, लंबाई, द्रव्यमान, बल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लंबाई। ठीक, एंगस्ट्राम किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है, तो वो है लंबाई की। अब एंगस्ट्राम लंबाई नापने की इकाई है, इन भोजपुरी यू से नापने की इकाई है, इन हिंदी यू से मापने की इकाई है। ठीक, तो एंगस्ट्राम लंबाई मापने की इकाई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि 1 एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है, तो वो होता है 10 पे पावर -10 मीटर। क्या होता है, वन एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है, 10 पे पावर -10 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक बार बराबर होता है। ऑप्शन देखिए, 10 पे पावर -5 पास्कल, 10 पे पावर 5 पास्कल, 10 पे पावर 7 पास्कल, 10 पे पावर 4 पास्कल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 10 पे पावर 5 पास्कल। ठीक, तो एक बार कितने के बराबर होता है, वो होता है 10 पे पावर 5 पास्कल, 10 पे पावर 5 पास्कल। ठीक, अब एक चीज़ आप ये भी जानिए कैसे होता है। तो देखिए, 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 पास्कल इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1 पास्कल इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब 1 बार इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1 बार इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर आप क्या हो जाएगा, तो 1 बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 पे पावर 5 पास्कल। ठीक, तो 1 बार इक्वल कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 5 पास्कल। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं या फिर रेलवे का कोई एग्जाम देने वाले हैं तो ये उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और बाकी भी आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनमें भी आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक, तो अब यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, ल्यूमेन किसका मात्रक इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक इकाई है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा कि ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, तब आप वहाँ भूल जाएंगे। तो यहाँ देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है, मैं बता रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ऑप्शन देखिए, प्रकाश मिति, तरंग दैर्घ्य, ज्योति फ्लक्स, इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये है ज्योति फ्लक्स का। किसका, ज्योति फ्लक्स का। अब आप लोग याद कैसे करेंगे, तो देखिए, जो ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन से आप एक शब्द बनाइए, ल्यू, तो यहाँ देखिए ल दिया है, तो इससे आप बना लीजिए लक्स। ठीक, और किसका मात्रक है, तो ये है ज्योति फ्लक्स का। किसका,
ज्योति फ्लक्स का। तो आप यहाँ से एक चीज़ जान जाइए कि जो ज्योति लड़की का नाम है वो किससे स्नान करती है, तो वो करती है लक्स साबुन से। ठीक, तो आप यहाँ पे जान जाएंगे कि जो ल्यूमेन है वो किसका मात्रक है, तो वो है ज्योति फ्लक्स का। आप कभी नहीं भूलेंगे, इस ल से आप बना लीजिएगा लक्स, और इस ज्योति से वो लड़की का नाम है। तो लक्स साबुन कौन यूज करता है, तो वो ज्योति यूज करती है। ठीक, तो आप यहाँ से जान जाएंगे कि ल्यूमन किसका मात्रक है, तो वो है ज्योति फ्लक्स का। क्यों? क्योंकि ल्यूमन से आप लक्स साबुन बना लिए हैं और ज्योति एक लड़की का नाम है। ठीक, तो इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, न्यूटन, कैंडिला, लक्स, नेपियर। तो ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, वो है कैंडिला का। ठीक, अब इसको आप कैसे याद करेंगे? और देखिए, ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, अब देखिए, ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, कैंडिला का। अब इस कैंडिला से आप क्या समझ रहे हैं, कैंडिल। क्या? कैंडिल। अब ये कैंडिल मतलब क्या होता है, मोमबत्ती। तो ये कैंडिल क्या होता है कि ये जल्दी से तीव्रता के साथ खत्म होता है, मतलब जल्दी से खत्म होता है, और ये प्रकाश भी देता है, यानी ज्योति भी देता है। तो आप यहाँ से ये जान जाइएगा कि ज्योति तीव्रता मतलब कैंडिल जो है वो जल्दी से ज्योति प्रकाश दे के खत्म हो जाता है। तो आप यहाँ से कैंडल से याद रख लेंगे कि ज्योति तीव्रता जल्दी से खत्म होता है, मतलब तीव्र गति से वो खत्म होता है। तो ज्योति तीव्रता का जब भी मात्रक आपसे पूछेगा तो आप यहाँ से हमेशा याद रखेंगे कैंडिला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप लोग, श्यानता की इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्यानता की इकाई है। ऑप्शन देखिए, पॉइज, पास्कल, पविजूली, इनमें से कोई नहीं। तो जो श्यानता की इकाई है वो है पॉइज। ठीक, श्यानता की क्या इकाई है, वो है पॉइज। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, श्यानता क्या होता है, तो धारा रेखीय प्रभाव के लिए किसी द्रव्य को दो क्रमागत परतों के बीच, क्या, दो क्रमागत परतों के बीच कार्य करने वाला बल, ठीक, क्या कहलाता है, वो कहलाता है विस्कस फोर्स, मतलब श्यानता कहलाता है। ठीक, इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है पॉइज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कंफ्यूजन होता है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। ऑप्शन देखिए, शक्ति, आवेग, ऊर्जा, बल। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ये है ऊर्जा की इकाई। ठीक, किसकी इकाई है, ऊर्जा की। क्या, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो वो ऊर्जा की इकाई है। ठीक, ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख या 10 लाख। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होता है आपका 10 लाख मिलीमीटर। कितना, 10 लाख मिलीमीटर। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो आप यहाँ देखिए, 1 किलोमीटर में आपका होता है 1000 मीटर। कितना, 1000 मीटर। ठीक, अब यहाँ जानिए मीटर में कितना होता है, तो 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब ये आपका हो गया 1000 इंटू 100। अब मिलीमीटर कितना होता है, तो वो होता है 10 मिलीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर में। अब ये हो गया आपका 10 मिलीमीटर। तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, 3, 2, 5, 1, 6। तो कितना जीरो आ रहा है, 6 जीरो। तो 3 ये और 3 ये 6। तो आपका ये कंफर्म हो गया कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो वो होते हैं 10 लाख। ठीक, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन जो है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन देखिए, 100 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, या फिर 0.001 मिलीमीटर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 0.001 मिलीमीटर। अब इसको आप यहाँ देखिए, 1 माइक्रोन के बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, और 10⁻⁻6 मीटर इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2 इंटू 10 मिलीमीटर। ठीक, तो अब 10 क्या हो गया, ये -6 और +2 ये हटेगा तो हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 + 3 मिलीमीटर। ठीक, तो आपका यहाँ -3 या -6 से +3 हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो वो बचेगा -3। ठीक, तो 10⁻³ मिलीमीटर। अब 10⁻³ मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1/1000, यानी 1/1000। तो इसके इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर। ठीक, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन देखिए, आइंस्टीन, न्यूटन, डार्विन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा न्यूटन। तो गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो वो किया न्यूटन ने। ठीक,
अब एक चीज़ ये भी जानिए कि सबसे पहले महान वैज्ञानिक जो थे सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में, कब? 1687 ईस्वी में गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। आपसे ये भी कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूटन ने अपने 3 नियमों का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया था, तो वो किस पुस्तक में किया था? वो किया था प्रिंसिपिया में। किसमें? प्रिंसिपिया में। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि न्यूटन ने अपने 3 नियमों का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया था, तो वो किया था प्रिंसिपिया में। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। किस सन में किया था? तो वो था 1687 ईस्वी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। यह कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन की गति विषयक का प्रथम नियम है, या फिर न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम हो, या फिर न्यूटन की गति विषयक का तीसरा नियम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा न्यूटन की गति विषयक का प्रथम नियम। कैसे? तो न्यूटन का जो गति नियम का प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि उसके अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। जैसे मान लीजिए कि ये एक फुटबॉल है, ठीक, अब ये रुका है, तो जब तक इस पे मैं बाहरी फोर्स कोई नहीं इनेबल करूँगा तो ना ही ये आगे भी नहीं बढ़ पाएगा, ये अपनी जगह पे स्थिर ही रहेगा। तो यही न्यूटन का फर्स्ट नियम है कि जब तक कोई बाहरी किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। ठीक, अब न्यूटन का सेकेंड नियम क्या है? तो न्यूटन का जो सेकेंड नियम है वह क्या है? एफ इंटू एम में, मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, अब न्यूटन का थर्ड नियम भी जान लीजिए। न्यूटन का थर्ड नियम है कि प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए ये कोई मान लीजिए दीवार है, ठीक, अब आप इस पे अपने हाथ से एक बार खूब जोर से मारिए, तो जितने जोर से आप मारेंगे उतने ही तेज से आपको भी लगेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया न्यूटन का थर्ड नियम। ठीक, मतलब प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करती है? ऑप्शन देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के द्वितीय नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम का, या फिर संवेग के नियम का। तो जो न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, अतः अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है, ठीक, गाड़ी के संपर्क में होता है, विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है, मतलब वो एक जगह पे स्टेबल हो जाता है। लेकिन जो उसका ऊपरी भाग होता है वो जड़त्व के नियम के कारण क्या होता है? अपनी गति को बनाए रखना चाहता है, इसीलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक, तो जो ऊपरी का भाग रहता है, मान लीजिए जैसे हम लोग सीट पे बैठे हैं तो जो ऊपर का हिस्सा हम लोग रहता है तो वो क्या रहता है कि वो मतलब एक तरीके से मोशन में रहता है। ठीक, और जब हम लोग नीचे बैठे रहते हैं तो वो क्या रहता है कि वो एक तरीके से स्टेबल रहता है, तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ऊपर का भाग रहता है वो आगे की तरफ झुक जाता है। ये किस नियम के तहत होता है? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम से। ठीक, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जड़त्व के नियम का सर्वप्रथम किसने दिया? यानी कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन देखिए, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गैलीलियो ने। तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो जड़त्व का जो नियम है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। ठीक, बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया था। देखिए, सबसे पहले किसने दिया था? तो गैलीलियो ने, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि न्यूटन ने जड़त्व पर एक विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक, मतलब उसको एक्सप्लेनेशन के साथ और अच्छे से कर दिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन देखिए, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? वो करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्या होगा? इनमें से
कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है वो किससे आता है? वो आता है न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम दोनों के योग से। ठीक, तो रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण के आधारित है। ठीक, तो देखिए रेखीय संवेग संरक्षण बराबर किसके? तो इनमें से होगा कोई नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि जो रेखीय संवेग संरक्षण है वो किससे निकल कर आता है? तो वो न्यूटन के सेकेंड और थर्ड लॉ को मिला के आता है। ठीक, यानी न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियमों के दोनों के योग से निकल के आता है संवेग संरक्षण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, जी की इकाई यूनिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी की इकाई यूनिट है। ऑप्शन देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो जो जी की इकाई है वो क्या है? वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये किसकी इकाई है? ये है आपकी जी की इकाई। ठीक, अब देखिए ये क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी इकाई है? तो ये है आपका बल का। किसका? बल का, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, स्प्रिंग को अपनी लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? ठीक, तो स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने में लगने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, विभव बल, प्रत्यानयन बल, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये जो होगा इसका सही आंसर वो होगा प्रत्यानयन बल। ठीक, अब मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग था, वो पूरी तरीके से उसको खींच दिया गया है, तो जब ये वापस आएगा अपने ओरिजिनल अपने फोर्स पे आएगा या फिर अपने ओरिजिनल कंडीशन पे आएगा, तो वो क्या होगा? ये जो बल लगेगा इसको हम क्या कहते हैं? वो होता है प्रत्यातनय बल। ठीक, लंबाई पर वापस आने के लिए कौन सा जब बल लगेगा तो उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रत्यातनय बल। ठीक, अब देखिए गतिमान वस्तु में होती है, क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो गतिमान वस्तु में क्या होती है? वो होती है गतिज ऊर्जा। ठीक, थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोग जानिए कि गतिमान वस्तु में तो गतिज ऊर्जा होती है। जैसे कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल आप लोग जानिए कि बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, घूमते हुए लट्टू में। और एक चीज़ आप देसी एग्जाम्पल समझिए, जब गुलेल आप लोग जानते होंगे, इन भोजपुरी यू से गुरतेल। ठीक, और जब आप लोग जानते हैं जब गुलेल से आप कोई कंकड़ छोड़ते हैं तो वो भी क्या है कि उसमें गतिज ऊर्जा हो जाती है। ठीक, अब जानिए क्वेश्चन नंबर 20। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेली 1 वीडियो अपलोडेड एंड क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा आप लोग, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। क्या मापा जाता है? अब देखिए यहाँ एक चीज़ आ रहा, बार बार मापा जाता है, तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर शब्द है, मापा जाता है, बट इन भोजपुरी यू से नापा जाता है। ठीक, इन हिंदी मापा जाता है। ठीक, तो देखिए टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? तापक्रम, दाब, प्रवाह, चाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में कई बार पूछा है कि टैकोमीटर क्या है, कौन सा उपकरण है, उससे क्या मापा जाता है? तो उससे चाल मापा जाता है। किसका? टैकोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम किसी वाहन के चाल या फिर कहें तो रेट ऑफ शाफ्ट रोटेशन मापते हैं। ठीक, इसे आरपीएम योग भी कहते हैं। क्या? आरपीएम योग भी कहते हैं। अब आरपीएम का क्या मतलब होता है? ये होता है रोटेशन पर मिनट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ट्रिक टू लर्न स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब एक चीज़ सिंपली समझिए, अदिश राशि और सदिश राशि को याद करने का एक बेहतर ट्रिक। तो देखिए अदिश राशि को याद करने का एक ट्रिक जान लीजिए आप लोग। कोई भी अदिश राशि है आप लोग उसको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। ठीक, देखिए जिन्होंने 10th और इंटर अच्छे से पढ़ा है उन्हें तो पता है, लेकिन जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ पाया और वो भूल गए हैं तो बस एक छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिए कि उसकी आदतों को चाबी दो। बस एक लाइन आप याद कर लीजिए, आपको सारा अदिश राशि याद हो जाएगा। ठीक, तो अदिश राशि आपको याद करने के लिए क्या याद करना होगा? उसकी आदतों को चाबी दो। ठीक, अब जिसमें देखिए उसकी आदतों को चाबी दो, इतना आपने लिख लिया। तो उसकी में ऊ का मतलब क्या हो गया? ऊ का मतलब हो गया ऊर्जा, स का मतलब हो गया समय, और क का मतलब हो गया कार्य, आ का मतलब हो गया आयतन, द का मतलब हो गया द्रव्यमान, त का मतलब हो गया ताप। ठीक,
और क का यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस इसको हमने सेंटेंस सही बनाने के लिए लिख दिया है। और चाबी है तो चा का मतलब हो गया चाल, और बी का मतलब हो गया विद्युत धारा, और दो का मतलब हो गया द से दाब। ठीक, इतना आप लोग जरूर समझ गए होंगे। तो बस आपको अदिश राशि याद करने के लिए एक चीज़ याद करना होगा कि उसकी आदतों को चाबी दो। उ से ऊर्जा, स से समय, की से कार्य, अ से आयतन, और द से द्रव्यमान, ते से ताप हो गया आपका। को का कोई मतलब नहीं था यहाँ, बस सेंटेंस को सही तरीके से याद करने के लिए लिख दिया गया। चा का मतलब हो गया चाल, बी से मतलब हो गया विद्युत धारा, और दो से मतलब हो गया द से दाब। ठीक, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ बेस्ट ट्रिक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और प्लस जो जीएस और जीके क्लास है वो आपको कहीं लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ एक सीरीज से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, सदिश राशि को याद करने के लिए क्या व्यवस्था है, तो सदिश राशि हम लोग याद करेंगे, बस एक दो शब्द आप लोग याद कर लीजिए, विवेत बल। क्या? विवेत बल। ठीक, तो अगर आपको विवेत बल याद हो गया तो आपको सारी सदिश राशि याद हो गए। कैसे? तो आप यहाँ देखिए, विवेत का मतलब हो गया आपका वी से हो गया आपका विस्थापन, वे का मतलब हो गया वेग, त का मतलब हो गया त्वरण, और बल का मतलब हो गया बल। ठीक, तो विवेत बल आप अगर याद रख लेते हैं तो आपको सदिश राशि पूरी याद है। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। विवेत बल में क्या हो गया, वी से क्या हो गया विस्थापन, वे से वेग, त से त्वरण, और ब से बल। तो सदिश राशि को याद करने के लिए आपको क्या याद करना होगा, विवेत बल। अदिश राशि को याद करने के लिए क्या याद करना होगा कि उसकी आदतों को चाबी दो। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का, डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए GS Only के साथ।